हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की जलवायु में मानसून का निवर्तन। यानी कि हम लोग जो अभी तक भारत की जलवायु पढ़ रहे थे वो 6 पार्ट तक पढ़े हैं और ये जो पार्ट है उस 7वां पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मानसून का निवर्तन। निवर्तन क्या होता है इस पार्ट में हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, यानी कि मानसून जो भारत में एक समय था कि आया था। कब आया था? तो 1 जून को। यानी 1 जून को ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भारत के ये जो भी पश्चिमी तटीय इलाका है उस पर प्रस्फोट हुआ था या धमाका हुआ था, जिसके बाद भारत में ये मानसून आ गया था। यानी भारत में 1 जून के बाद धीरे धीरे पूरे भारत को अपने प्रकोप में लिया। यानी कि 15 सितंबर तक पूरा भारत दक्षिण पश्चिम मानसून का अधीन रहा है। लेकिन अब वो समय भी आ गया है जब मानसून भारत को छोड़ करके अब जाने वाला है, यानी मानसून लौटने वाला है। मानसून का निवर्तन बोलो या मानसून का लौटना बोलो, ये जो पार्ट है इससे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें जो सवाल बनते हैं वो आपको पूछेगा कि भारत में मानसून का निवर्तन कब शुरू होता है, मानसून का निवर्तन की अवधि क्या होती है, उसके बाद भारत में मानसून का जब निवर्तन होता है तो भारत के मौसम पे क्या प्रभाव पड़ता है, या भारत के किन किन राज्यों पे बारिशा देखने को मिलती है। यानी जो मानसून लौटता है भारत से तो बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे वर्षा भी कराता है। तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब मानसून भारत से लौटता है तो भारत के किन किन क्षेत्रों में वर्षा होती है। ठीक है, इन सभी सवालों के जवाब हम लोग देखेंगे इसी पार्ट में। और भी मतलब बहुत सारे सवाल जो होते हैं इस पार्ट से बनते हैं, जिसका नाम है निवर्तन। ठीक है, यानी मानसून की लौटने की जो क्रिया होती है उसी को मानसून का निवर्तन कहते हैं। मानसून का निवर्तन क्या है? तो मानसून की लौटने की जो क्रिया होती है उसी को मानसून का निवर्तन बोलते हैं। यानी लौटता मानसून बोलिए या मानसून का निवर्तन बोलिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है, 21 जून जो होता है उस पे सूर्य जो कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। यानी 21 जून को सूर्य की जो किरणें होती है वो कर्क रेखा पे लंबवत चमकती है। लेकिन 21 जून या 21 से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यानी 22 या 23 जून से सूर्य जो होता है कर्क रेखा से लौटना स्टार्ट कर देता है। यानी कि अब वो फिर से दक्षिणायन होने लगता है। यानी कर्क रेखा की जो सीमा है इधर वो उत्तरायण या उत्तरी गोलार्ध है, जिसको बोल सकते हैं, या उत्तरी गोलार्ध होता है, और ये जो होता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही सूर्य जो कर्क रेखा से फिर दक्षिण की तरफ आने लगता है या विषुवत रेखा के पास आने लगता है, तब ITCZ जो भारत को मानसून के समय अपने आप को भारत के पश्चिमोत्तर में यानी यहाँ पे स्थापित किया था। यानी ITCZ क्या है? तो निम्न दाब जहाँ पे हवा का अभिसरण देखा जाता है, वो जो क्षेत्र था वो मानसून जितना भी दिन तक था वो अपने आप को, यानी ITCZ अपने आप को कहाँ पे स्थापित किया था? तो वो था ITCZ, तो वो था भारत के पश्चिमोत्तर में। यानी कि भारत में पश्चिमोत्तर में मानसून के समय ITCZ स्थापित था। लेकिन जैसे सूर्य कर्क रेखा को छोड़ करके 21 जून के बाद यानी 22 या 23 जून को जब वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के तरफ आने लगता है तो ITCZ भी अपना जगह चेंज करने लगता है, अर्थात वो चेंज करके अब वो भारत से लौटने लगता है। ठीक, और उसके साथ ही 23 सितंबर को ये जो कर्क रेखा पर लंबवत चमक रही थी सूर्य की किरणें वो विषुवत रेखा पे आ जाती है। यानी कि 22 जून से स्टार्ट होता है कर्क रेखा से सूर्य की किरणें भूमध्य की तरफ आना, और 23 सितंबर तक भारत के
सितंबर तक भूमध्य रेखा पर अपने आप को स्थापित कर लेता है। कौन? तो वो सूर्य की किरण, यानी कि 21 जून या 22 जून या 23 जून से वो बढ़ना स्टार्ट हुआ था भूमध्य रेखा की तरफ, और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे वो पहुंच जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो भूमध्य रेखा पर पहुंचता है तो अब मानसून का लौटना शुरू होता है, यानी कि सितंबर के पहले सप्ताह में मानसून जो होता है वो भारत से अब लौटना स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट करने का जो जगह होता है वो है राजस्थान, यानी यहाँ पे जो राजस्थान है वहीं से मानसून लौटना स्टार्ट कर देता है। मानसून कब लौटता है? तो सितंबर के पहले सप्ताह में, यानी एक से कहीं कहीं आप देखिएगा कि तो दिया होगा कि 1 सितंबर या सितंबर के पहले सप्ताह से मानसून लौटना स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट होने का जो जगह होता है, जो राज्य होता है, वो होता है राजस्थान, यानी राजस्थान से ही मानसून का लौटना स्टार्ट होता है। और वो कब होता है? तो सितंबर के पहले सप्ताह से। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे था और 22 या 23 जून से वो भूमध्य रेखा की तरफ लौटना स्टार्ट हुआ है। और मानसून कब लौट रहा है? तो सितंबर के पहले सप्ताह में। यहाँ पे काफ़ी ध्यान से पढ़ना कि जैसे ही ये सूर्य कर्क रेखा को छोड़ रहा है तो वहीं से मानसून का लौटना स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसके कुछ दिन बाद से, यानी सितंबर से। ठीक है, राजस्थान से ये जो मानसून का लौटना स्टार्ट होता है, इस तरीक़ा से देखा जाता है कि मानसून की जो अवधि होती है वो राजस्थान में काफ़ी छोटी होती है, जिसके कारण ये भी होता है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है सूखाग्रस्त इलाका है, यानी बहुत जो है सूखाग्रस्त भूमि पाई जाती है और राजस्थान में। इसके पीछे कारण क्या है? तो वहाँ पे पहला तो कारण है कि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है या बंगाल खाड़ी की जो शाखा है, दोनों से वर्षा नहीं के बराबर होती है। मतलब बंगाल की जो खाड़ी है इससे थोड़ा बहुत वर्षा होती है, और ये जो दक्षिण पश्चिम है इससे भी बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है, जिसको हमने दक्षिण पश्चिम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें देखे थे कि जो राजस्थान की अरावली पर्वत है उसका जो गुरशिखर चोटी है जो माउंट आबू में है, वहाँ पे जो दक्षिण पश्चिम मानसून की नमी भरी हवा कुछ टकराया था और वहाँ पे वर्षा देखने को मिला था। और उसी तरीक़ा से बंगाल की खाड़ी से जो नमी भरी हवा निकलती है वो राजस्थान के अरावली पर्वत तक पहुँचते पहुँचते उसमें नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण राजस्थान में वर्षा न के बराबर होती है, या होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, और दूसरा ये भी हम लोग देख रहे हैं कि जो मानसून है वो सबसे देर से पहुंचता है वो राजस्थान में, लेकिन सबसे पहले लौटता है राजस्थान से ही। इस तरीक़ा से देखा जाए तो राजस्थान में मानसून की जो अवधि होती है वो काफ़ी छोटी होती है, जिसका ये भी एक कारण हो सकता है कि मानसून एक मरुस्थलीय या सूखाग्रस्त प्रदेश माना जाए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि विषुवत रेखा पे जैसे ही सूर्य की किरणें आती है वो टाइम कितना होता है? तो 23 सितंबर को। उसके साथ ही भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने में बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पे वर्षा देखने को मिलता है, या बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं जहाँ अधिकतर वर्षा देखने को मिलता है। लेकिन हर स्टेट या हर जो राज्य है भारत के, वहाँ पे लौटता मानसून के कारण वर्षा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पे देखने को मिलता है। खास करके जो भारत की ये जो पूर्वोत्तर तटीय राज्य है, यहाँ पे जो वर्षा होती है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ये जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है, खास तौर पे उड़ीसा हो गया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, और उसके बाद ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में खास करके ये लौटता मानसून के कारण वर्षा देखने को मिलता है। अब ये जो पूर्वी तटीय इलाका है भारत का, वहाँ पे जो वर्षा होता है, वहाँ पर भी वर्षा होने के पीछे दो कारण होता है। दो कारण ये है, इन
तीनों राज्यों में वर्षा होने के पीछे दो कारण होता है। ठीक है, लौटता मानसून के कारण जो इन तीनों राज्यों में वर्षा होता है उसका दो कारण है। दो कारण कौन कौन सा है तो उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला कारण यानी कि जो लौटता मानसून के कारण भारत के जो पूर्वोत्तर तटीय इलाका में बारिश होता है, या भारत के और भी जहाँ पे राज्य है वहाँ भी बारिश देखने को मिलता है, लेकिन खास तौर पर या ज़्यादातर इन्हीं तीनों राज्यों में देखने को मिलता है वर्षा। तो ये जो वर्षा होता है उसका पहला कारण है कि जो भी मानसून भारत में आया रहता है उसके कारण बंगाल की जो खाड़ी है यहाँ पे वो काफ़ी गर्म हो जाती है। काफ़ी गर्म हो जाती है कब? जब लौटता मानसून आता है, यानी कि मानसून जब भारत से लौटने लगता है उस टाइम ये जो बंगाल की खाड़ी है वो काफ़ी गर्म हो गई रहती है। लेकिन जैसे ही भारत में मानसून आता है उस टाइम में बंगाल की खाड़ी ज़्यादा गर्म नहीं रहती है। गर्म नहीं होने के पीछे कारण है कि इसको तो हमने पहले भी बताया है कि स्थल खंड जो होता है वो सागर के अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है और ज़्यादा तेज़ी से ठंडा भी होता है। इसको देखने के लिए जैसे आपके जो छत होंगे उस पर काफ़ी जब धूप निकला होगा तो उस पर आप 1 बाल्टी पानी ले जाइए और रख दीजिए और दोनों को 1 घंटे बाद जा कर के देखिए तो आप पाएंगे कि छत जो है वो ज़्यादा गर्म है लेकिन पानी जो है उतना गर्म नहीं है। इससे पता चलता है कि स्थल खंड जो होता है वो पानी या जो भी सागर होता है उसके अपेक्षा तेज़ी से गर्म होता है, और तेज़ी से गर्म भी होता है और तेज़ी से ठंडा भी हो जाता है। तो यही जब भारत में मानसून आया था तो उस टाइम में भारत के जो भी स्थल खंड थे वो काफ़ी तेज़ी से गर्म हो गए थे, और उस टाइम ये जो बंगाल की खाड़ी थी वो गर्म नहीं थी, लेकिन कुछ समय तक भारत में मानसून रहा जिसके कारण ये जो बंगाल की खाड़ी है अब वो गर्म हो गई थी। ये कब कि मानसून जब लौट रहा है उस टाइम तक ये जो स्थल खंड वो ठंडा हो रहा है, और उसी टाइम जो बंगाल की खाड़ी है जो सागर है वो गर्म हुआ है। उसके साथ ही ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है अब वो कमज़ोर होने लगता है। ठीक है, यानी कमज़ोर होने के पीछे कारण है कि यहाँ पे जो ITCZ था जो अपने शक्ति के कारण ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून में जो नमी भरी हवा होती थी वो आकर्षित करता था या खींच लेता था। अब वो क्या हो रहा है? कमज़ोर होने लग रहा है। कौन? तो दक्षिण पश्चिम मानसून कब कमज़ोर हो रहा है? तो जब मानसून का निवर्तन होता है, यानी भारत से जब मानसून जा रहा होता है, और उसी टाइम ये जो उत्तर पूर्व जो मानसून होता है या उत्तर पूर्व हवा होता है वो काफ़ी तेज़ होने लगता है। यही जो हवा भारत के ये जो पूर्वोत्तर जो भी राज्य होते हैं उनसे गुजरता है तब ये बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर लेता है, और नमी प्राप्त करने के बाद ये भारत के पूर्वोत्तर तटीय इलाका जो है वहाँ पे टकराता है और वर्षा करा देता है। यही होता है पहला कारण लौटता मानसून में वर्षा होने का। कहा कि लौटते मानसून के कारण भारत में जो भी वर्षा होती है उसमें अधिकतर देखा जाता है उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। और उसके पीछे कारण क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर होने लगता है और उत्तर पूर्व जो मानसून होता है वो काफ़ी तेज़ हुआ रहता है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करके और वहीं भारत के ये जो भी पूर्वोत्तर तटीय इलाका है वहाँ टकराता है और वर्षा करा देता है। ये था लौटता मानसून में पहला कारण भारत में वर्षा कराने का। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा कारण। जब मानसून भारत से जा रहा होता है यानी लौटता है उस टाइम बंगाल की जो खाड़ी है वो काफ़ी गर्म हो गई रहती है, यानी कि ये जो सागर है या बंगाल की खाड़ी जिसको आप बोल सकते हैं वो गर्म हो गई रहती है, और इतना तेज़ी से तो ठंडा नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि सागर जो होता है स्थल खंड से देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। यही बंगाल की खाड़ी जो गर्म हुई रहती है उसकी जो ऊपरी सतह होता है उसी में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है उसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। कब? लौटता मानसून के समय में।
और यही चक्रवात जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होने के बाद अपने से ये पूरब साइड में बढ़ता है, यानी पूर्वी जेट धारा इसको बोल सकते हैं। जब भारत से मानसून लौट रहा होता है उस टाइम बंगाल की खाड़ी काफ़ी गर्म हो गई रहती है और यही गर्म होने के कारण उसके ऊपरी सतह पर एक चक्रवात उत्पन्न होता है। उस चक्रवात को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये सब जो है एक फैक्ट है, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें लिखना संभव उतना नहीं है, इसलिए आप सभी फैक्ट को लिखते चलिए ताकि इसको अच्छे से आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, यानी कि भारत में जब मानसून लौटता है बंगाल की खाड़ी जो होती है वो काफ़ी गर्म हुई रहती है और उसके ऊपरी सतह पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है और वही चक्रवात जहाँ से उत्पन्न होता है उसके बाद वो पूर्वी जेट धारा के सहायता से भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उस पर टकराता है, जिसके कारण भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा देखने को मिलता है। और यहीं पे उड़ीसा में जो है उत्कट तट, यानी कि उड़ीसा के उत्कट तट पे और आंध्र प्रदेश के राज्य सीमा पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा देखने को मिलता है। कब? ये जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात ठीक है, ये जो चक्रवात है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है और भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है वो वहाँ पे वर्षा करा देता है। ठीक है, तो यही था मानसून का निवर्तन या मानसून का लौटना, जिसके कारण भारत के मौसम पर या भारत के जो भी राज्य होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग यहाँ से इसमें पढ़ेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे और यही जो पार्ट होगा भारत के जलवायु का अंतिम पार्ट होगा। तो ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।